Hello, good evening my dear friends. Welcome back to all in live session. With the graces of God, जैसे कि कोरोना के केसेस कम होते जा रहे हैं, अब सिर्फ इंडिया में सिर्फ 1 लाख केस रह गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे यहाँ की सोसाइटी ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि अब कोरोना के केसेस कम होते गए। जहाँ से स्टूडेंट्स ने बाहर जाना है, जिसने कहीं भी किसी ने अपने प्रोफेशन में जाना है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब हम अपने पाथ की ओर हम बढ़ सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। भगवान करे ये कोरोना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए कि हमें अपने पाथ की, अपनी सक्सेस की ओर हमें बढ़ने की अपॉर्चुनिटी दे और हम कहीं ना कहीं अपनी मंजिल में पहुँचे हों। तो हमारा क्या कहते हैं, लाइफ होने का मकसद यही होता है कि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके कंफ्यूजन्स हैं, वो सब पूरे हो सकें, कंप्लीट हो सकें, कि आपको कोई कंफ्यूजन है और अपने फ्रॉडेड एक्टिविटी से आप बचे रहें। तो आपके जैसे कि हर फ्राइडे शाम को 5 बजे लाइव आते हैं अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। उम्मीद है हम आगे भी हर वीक फ्राइडे को शाम को लाइव हो, आपके साथ डिस्कशन करें। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप प्लीज़ 5:30 बजे तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिए और जल्द से जल्द इस लाइव सेशन को फॉरवर्ड करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लाइव सेशन है हम केस स्टडीज़ के ऊपर करते हैं कि आप कहीं ना कहीं ये जो केस स्टडीज है कहीं ना कहीं आपके लाइफ के साथ कोरिलेट कर सके। तो आज के लाइव सेशन को हम अपना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात अपडेट देना चाहती हूँ कि सर जैसे की तरह हमेशा हर लाइव सेशन में वर्ल्ड अपडेट्स देते हैं, तो आज भी सर वर्ल्ड अपडेट्स देंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है अपने लाइव सेशन में। हमें जो और हमें उसमें मोटिवेशन मिलती है कि हमें ऑल ओवर वर्ल्ड के अपडेट्स पता होने चाहिए। और यहाँ पे सर क्या कहते हैं, जो से बाहर की फॉरेन कंट्रीज के कॉलेजेस के साथ लाइव अपडेट्स भी देते हैं, इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ, तो ताकि आप सभी को कोर्सेज के बारे में जो क्या फीस है सब पता लगता रहे ना। अपने घर में बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट बंदा सब कुछ अपडेट्स देता रहे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सर बात यहाँ पे एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सर फ्री काउंसलिंग भी देते हैं कि अगर बच्चों को कोई भी दिक्कत आती है सब्जेक्ट्स चूज करने में, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा मुश्किल काम ही यही है कि सब्जेक्ट्स ही नहीं चूज होते बच्चों से, तो फिर बाद में जब करियर बनाने की बात आती है तो उनको दिक्कत आ जाती है। तो सर यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं जौन से जिसने इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को, आईएलटीएस सेंटर को। तो आप जरूर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, जल्द से जल्द सर से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैं जैसे कि हर लाइव सेशन में बोलती हूँ कि सर का यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ माई वीज़ा ओवरसीज, आप ज़रूर इसे विजिट करिए, ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको और भी कई कुछ चीज़ें सीखने को मिले जो से यहाँ पे इस लाइव सेशन में हम नहीं कंप्लीट कर सकते, क्योंकि टाइम भी हमारे पास लिमिटेड होता है। आधा घंटे में हमें ये भी कंप्लीट करना और सब कुछ हमें देखना होता है। आपका टाइम भी हमारे लिए बहुत कीमती है। तो मैं आज इतना ज़्यादा खुश हूँ कि आपकी तरफ से इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बल्कि मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं जानता था, इस लाइव सेशन के थ्रू मुझे जाने लग पड़े हैं। तो थैंक यू सो मच, आप हमें इतना पसंद किया, तो आगे भी करते रहे, मेरी तो यही उम्मीद है। और कहीं ना कहीं केस स्टडीज के आपके कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोरिलेट करें, तो हमें इससे अच्छी कोई चीज़ है ही नहीं। और तो चलिए इस लाइव सेशन को आज हम शुरू करते हैं और 5:30 बजे तक जरूर बने रहिए हमारे साथ। तो हैंड ओवर टू दीप अरोड़ा सर। जी, सो नाइस ऑफ यू नंदिनी, आपकी एनर्जी वाकई काबिल तारीफ होती है। आप शुरू से ही एक हाइक बना के रखती हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। हमें भी एनर्जी मिलती है आपसे कि जैसे मैं बोलता हूँ कि नंदिनी की जो मेहनत है वो बाकमाल है, और हम भी इंटरेक्शंस करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी रेजिडेंट हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूरोप कंट्री से जितने भी वहाँ के हम अपडेट्स आपको दे सकते हैं। अपनी कोशिश यही होती है कि आपको वो अपडेट्स आप तक पहुँचे। कॉलेजेस के साथ भी हम इंटरेक्ट करते हैं, और उनके भी जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं, चाहे वो मॉन्ट्रियल में हैं, चाहे वो वैंकूवर में है, टोरंटो में है, चाहे अमेरिका के जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं उनकी बात हो, तो हमारी डायरेक्ट बात करवाने का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़ आपके आगे छुपी न रहे। हर चीज़ ट्रांसपेरेंट। माई वीज़ा की खासियत यही है कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। इवन हम फॉर्म भी भरते हैं तो सारे बता के भरते हैं कि ये आपका फॉर्म भर दिया,
और ये आपका सारा हमने अपलोड कर दिया, तो आप चेक कर लो। जब वो ऑथेंटिकेसी लेते हैं, स्टैंप लगाते हैं, तब हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो हर चीज़ पूछ के करते हैं, हम कोई भी अपनी मर्जी से काम नहीं करते। सो व्हाट की अपडेट्स की बात करें तो खुशी की बात ये है कि जैसे नंदिनी ने बताया कि जो इंडिया के जो केसेस हैं वो 4 लाख से अब 1 लाख तक पहुंच गए हैं। तो भगवान करे, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु कहे कि ये केस जीरो हो जाए और हमारी कंट्री भी कनाडा और न्यूजीलैंड की तरह कोविड फ्री हो जाए और आप सारे ही अपने जो करियर पाथ की तरफ हैं वो प्रोग्रेशन में आ जाएं। सो वर्ल्ड अपडेट में सबसे अच्छी जो खुशखबरी है ये है कि आप यूके जा सकते हैं, फ्लाइट्स आर ओपन। आप यूरोपियन कंट्री में, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी लाइव हुए थे हम स्पेन मिस्टर गुरदीप माही के साथ, उन्होंने भी यही बताया था कि आप शेंगन कंट्री में जा सकते हैं, वहां पर आपको अप्रूवल मिल सकती है। कोशिश ये करिए कि जो बहुत जरूरी है उस कंट्री में जाना तब आप जाइए, अदरवाइज कोशिश ये करिए कि 3-4 महीने का अभी गैप डाल लीजिए। यदि नहीं बनता, नहीं आप होता कि मैंने जाना ही जाना, कोई जरूरी दुख या सुख है, देन यू आर अलाउड टू गो टू यूरोपियन कंट्रीज और यूके में आप जा सकते हैं। न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए वही अपडेट्स हैं जो लास्ट टाइम थे। दिसंबर 2022 तक आपको वेट करनी पड़ सकती है आज की डेट में। आगे उनकी क्या स्ट्रैटेजीज रहती हैं वो बात की बात है, बट फिलहाल तक आपको न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए वेट करनी पड़ेगी। एंड बाकी यूएसए के आप डोर्स भी ओपन है आपके लिए। यू कैन गो टू यूएस टू विजिट ओवर देयर। आप अपना DS-160 फॉर्म भरिए। जो आपके लोकल एरियाज में लोग रहते हैं, कंसल्टेंट्स हैं, अच्छे कंसल्टेंट्स हर तरफ होते हैं। तो आपने यूएस के डोर्स ओपन है, यूके के डोर्स ओपन है, यूरोपियन कंट्रीज के डोर ओपन है। एंड चलते चलते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन कंट्रीज में जाने के लिए आप कोशिश करिए, आपको बहुत जरूरी वहाँ पर वर्क है, उसके लिए आप जाइए। सो ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि 5-7 मिनट पहले जो है वो नो डाउट कि नंदिनी जो अपडेट्स करती हैं और मैंने 2-3 मिनट मैंने अपडेट्स करने होते हैं। तो इसके बाद हम जो हमारा मेन मकसद है, जो नंदिनी ने पूरा 1 हफ्ता जो मेहनत करती हैं, अपने केस स्टडीज लेके आती हैं, वो जरूर लेंगे। सो ओवर टू नंदिनी की फर्स्ट केस हमारा क्या होगा उस पर बात करते हैं। तो प्लीज जी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी इंटरेस्टिंग हमें वर्ल्ड अपडेट्स दी हैं। थैंक यू। तो सर फर्स्ट केस स्टडी आज मेरे साथ आपके साथ ये है जी कि सर अगर स्टूडेंट ने 10th पास आउट है इन 2017, ओके, तो सर यहाँ पे बात ये आ रही है कि यहाँ पे उसने 1 साल ड्रॉप कर दिया अपने 2017 के बाद, और उन्होंने 2020 में अपनी +2 कंप्लीट की इन CBSE बोर्ड। ठीक है। उनके आइल्स में 6 रैंक्स हैं और उनके जो उनसे कितने +2 में मार्क्स थे वो 61%। ओके। आज में 6 नॉट 6। यस सर। ठीक है। सो नंदिनी, ये केसेस जो है आते हैं हमारे पास, केस बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके साथ जो कोरिलेट कर जाता है तो हमें खुशी होती है कि अब हमें पूरा इंडिया सुन रहा है, पूरे वर्ल्ड में हमारी ये वीडियो लाइव भी हो रही है और रिकॉर्डिंग भी जाती है। तो किसी न किसी के साथ ये कोरिलेट कर जाए तो हमें बहुत खुशी होती है, हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। 10th की 2017 में 2017 में एक स्टूडेंट ने मैट्रिकुलेशन कर ली, 10th कर ली, सेकेंडरी स्कूलिंग कर ली। अब उसके बाद उसने 1 साल का ड्रॉप कर दिया। अब ड्रॉप जो किया उसके 2 कारण है। एक तो ये कारण है कि उसकी मेडिकल कोई अनफिटनेस हो गया, कि कोई भगवान अगर एक्सीडेंट हो गया, जब कोई बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना होगी उसकी जिंदगी में कि उसको 1 साल मिस करना पड़ा, ड्रॉप करना पड़ा। उसके बाद उसने +1 ज्वाइन किया, फिर +2 किया और 2 साल में +2 किया। तो जो +2 2 साल में करनी थी वो 3 साल में हो रही है। तो 2017 से लेकर 2020 तक उन्होंने +2 की। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि 1 साल ड्रॉप क्यों किया? क्या वो फ्री बैठे रहे? क्या उनको एजुकेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी? या उनके माइंड में क्या था कि 1 साल, क्योंकि देखिए पहले जो 12 ईयर्स हैं स्टडी के वो बहुत प्रीशियस एंड वैल्यूएबल आपकी जिंदगी में वैल्यू रखते हैं कि आप कुछ साल मिस नहीं कर सकते। यस सर। अब भगवान अगर 10th के बाद आप फेल भी हो जाते हैं, वो भी एक चीज की नेगेटिव है कि +1 में फेल हो गए और फिर आप अगले 2 सालों में आप +2 कर रहे हैं, तो टोटल 3 साल लग गए, तो ये भी नेगेटिव है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझने की है कि जो लड़के ने या स्टूडेंट ने 1 साल ड्रॉप किया उसके पीछे रीजन क्या था। ये तो उसको मेडिकल
अनफिटनेस का रीजन है, उसके पास पूरा मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, Yes. फिर तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ही कैन गो फॉर यूजी कोर्सेज इन एनी कंट्री। Yes, sir. बट यदि 1 साल को वो प्रूव नहीं कर पाते, 10th के बाद 1 साल को प्रूव नहीं कर पाते, और 10th और +2 में उन्होंने 3 साल में +2 किया है, तो ये एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उनकी एप्लीकेशन पे। अब ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए, मुझे कई लोग सुन रहे हैं, शायद वो मेरी इस बात से सहमति रखते हैं नहीं रखते हैं, वो बात की बात है, बट 1 साल का ड्रॉप करना ये बहुत बहुत बुरी बात है, गलत बात है। जो जानबूझ के करते हैं कि चलो कोई बात नहीं जी, 1 साल घर में बैठते हैं, उसके बाद जब उनको रियलाइज हुआ कि भी नहीं +1 करनी जरूरी है या +2 करनी जरूरी है, तो फिर चल पड़े, तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है एप्लीकेशन पे। तो कोशिश ये करिए कि आप जो 12 ईयर्स की स्टडी है वो 12 ईयर्स में ही कंप्लीट करिए। जो +2 तक की जो स्टडी है, जो सीनियर सेकेंडरी है, वो जितना गवर्नमेंट ने एक टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे ही वो कंप्लीट करें। अदरवाइज 1 या 2 साल का जो बीच में ड्रॉप है ये खतरनाक है। देखिए, एक होता है ड्रॉप होना, एक होता है गैप होना। गैप कुछ हद तक एक्सेप्टेबल हो जाता है, बट ड्रॉप होना ये बहुत बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो ये फाइल के लिए मैं समझता हूँ कि 50-50% चांस बन जाते हैं कि इनको आगे यूजी के कोर्सेज में एडमिशंस कैसे मिलती है, इनके एसओपी पे डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट पर्पस कैसे लगाते हैं, पर्टिकुलरली फॉर कैनेडा। तो सर, ये 10th के बच्चों के लिए काफी ज्यादा चुकाने वाली बात है कि जौन से बच्चे बहुत लीनियंट ले लेते हैं अपनी स्टडीज को। यस, जौन से बच्चे अपने पाथ को लेके जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक है, 3-4 मिनट बोलने का मकसद ये था, अदरवाइज मैं 1 मिनट में इस बात को कंप्लीट कर सकता था कि इसके लिए बहुत मतलब गलत चीज है कि उन्होंने प्रूव ना कर पाए। अदरवाइज ये एक क्राइम है कि 10th के बाद 1 साल का जो ड्रॉप है, गैप नहीं ड्रॉप है, ये बहुत बुरी बात है। तो ये नहीं करना, प्रूव कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। तो सर, नेक्स्ट केस स्टडी आपके साथ ये है आज मेरी कि सर, अगर एक स्टूडेंट ने 10th पास आउट है इन 2014, ओके, उन्होंने 12th की अपने 2017 में, और उसके बाद उन्होंने बीएससी की 2020 में, उनके बैंड्स है नॉट लेस देन 6 बैंड्स है। ठीक है। यस सर। तो सर, इस केस स्टडी को आप कैसे आगे प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें गैप शो हो रहा है। हाँ, देखिए, जो पिछली केस स्टडी थी ना कि 10th के बाद 1 साल का ड्रॉप था, यहाँ पर भी वही सेम सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है कि 10th के बाद 10th 2014 में की और +2 कर रहे हैं 2017 में। 1 साल का यहाँ पर भी ड्रॉप है। बट बीएससी इन्होंने कर ली, बीएससी 2020 में कर ली उन्होंने, और आइल्स भी की है, 6 नॉट लेस देन 6 बैंड है। अब यहाँ पर कुछ फाइल संभल गई, क्यों? क्योंकि जो पिछली गलती की +2 जो 3 सालों में की, बट ग्रेजुएशन आगे इन्होंने 3 सालों में कर ली, और आइल्स में अच्छे बैंड हैं, और इनके जो मार्क्स है, आई थिंक 65% मार्क्स बोले, 65% मार्क्स है इनके, तो मार्क्स भी अच्छे हैं, आइल्स में बैंड भी ठीक है, बीएससी भी की नॉन मेडिकल में, और 3 इयर्स में कंप्लीट कर ली। तो कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन में ये फाइल आ जाती है। जैसे मैंने लास्ट फाइल के बारे में बोला कि ये एक नेगेटिव प्रोफाइल मानी जाती है, 50-50 चांस होते हैं, बट ये फाइल जो है ये इसको 10% माइनस कर सकती है, मतलब 90% इट इज ओके फ्रॉम माई वीजा ओवरसीज। अब बाकी कंसल्टेंट क्या सोचते हैं वो उनका एक्सपीरियंस है, बट यहाँ पर हम यही कहेंगे कि ये 90% जो प्रोफाइल है वो ठीक है। अब उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो बीएससी की है, 6 बैंड ईच है, तो वो पीजी के कोर्स कर सकते हैं कनाडा में जाके। और इनके लिए नॉन मेडिकल में के बाद तो बहुत बहुत लाइंस ओपन रहती हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लाइन ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर की लाइन है, नेटवर्किंग है, एंड कंप्यूटर्स है, और इंजीनियरिंग के जो जितने भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जितने भी लाइंस हैं वो इस फाइल के लिए, प्रोफाइल के लिए ओपन है। और साथ में मैं बात करूं कि ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गए या मैनेजमेंट के कोर्स हो गए, ये भी ले सकते हैं। कनाडा में मोस्ट प्रोबेबली जो कॉस्टिंग है, ये जो एक्सपेंसेस आपके आते हैं, वो ये मान के चलिए कि वैंकूवर में या टोरंटो में अंदाजन जो फी है वो $15,000 कैनेडियन डॉलर, मतलब 15,000 कैनेडियन डॉलर, उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख रुपीज जो फी है वो आपको देनी पड़ती है। 1 साल की फीस होती है, और 6 लाख रुपया, $6.25 लाख मैं कहूँगा कि $10,200 है, तो 6.25 लाख के करीब जीआईसी है, वो आपको रखना पड़ता है। 1 साल की फीस जाएगी, और 6 बैंड नॉट लेस देन 6, तो 6 बैंड ईच आपके होने चाहिए, तो यू विल बी एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन कनाडा इन पीजी कोर्सेज। तो एक तो मैंने आपको कोर्सेज बता दिए,
क्योंकि वीज़ा रिफ्यूजल के चांसेस तब बनते हैं जब रेलिवेंसी नहीं बन पाती। जो मैंने कोर्सेज बोले हैं बीएससी नॉन मेडिकल के लिए, तो रेलिवेंट कोर्सेज है। सेकंड, आपको 1 साल की फी डिपॉजिट करानी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं जमा कराएंगे। क्योंकि कुछ ऐसे कंसल्टेंट हैं जो 6 मंथ्स की फीस जमा कराते हैं या जीआईसी शो नहीं करते, तो उनकी जो फाइल है वो नॉन एसडीएस कैटेगरी में आएगी। एसडीएस एंड नॉन एसडीएस का मतलब यही है कि 1 साल की फीस, जीआईसी एंड 6 बैंड ईच, तो ये बन गया एसडीएस। कॉलेज की बात नहीं होती, ये हमने हमारी ये कैटेगरी है, ये स्ट्रीम है। और नॉन एसडीएस का मतलब यदि आपके 6 बैंड नहीं है, 5.5 बैंड आगे, आप फी पूरी साल की नहीं जमा करा रहे, यू आर नॉट डिपॉजिटिंग द फी फॉर अ ईयर, देन वो नॉन एसडीएस में आएगा। या कोई स्टूडेंट्स हैं, ये उनको कंसल्टेंट ये कहते हैं कि आप फंड शो कर दो आप, तो वो भी नॉन एसडीएस में जाएगी। तो मैं इस फाइल के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिनके 6 बैंड ईच हैं, वो जीआईसी बचाने के एवज में ये मत करें कि मैं फंड शो कर दूंगा 7-8 लाख रुपया। ये बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपकी फाइल पे। 50-50 चांस बन जाते हैं आपके नॉन एसडीएस में। ये बिल्कुल मैं तीखा ऊंचा बोल रहा हूं, ये ध्यान से सुनिए। मेरे फ्रेंड जो हैं, जो कंसल्टेंट्स भी हैं, एंड क्या होता है कि 6 बैंड ईच होने के बावजूद भी वो नॉन एसडीएस फाइल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि 1 साल की फीस नहीं भरनी पड़ेगी, जीएसटी लगानी पड़ेगी, फाइल इजीली जो है वो कंसल्टेंट को मिल जाती है। हम क्या करते हैं, हमने 1 साल की फीस भी डिपॉजिट करवानी है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, जो एसडीएस कैटेगरी में लाने के लिए। सेकंड, जीआईसी हम करवाते हैं, हम फंड नहीं शो करवाते। हाँ, स्टूडेंट कहता है कि सर मैंने फंड ही शो करने हैं, हम जीआईसी नहीं डिपॉजिट करनी, वो उनकी बात है, वो नॉन एसडीएस में आएगी। बता देते हैं कि वर्क परमिट में और पीआर में उनको दिक्कत आने वाली है। आप ये मत सोचिए कि हमें बस कनाडा लैंड करवा दो, हमें तो बस कनाडा बस वहां पर फेंक दो कहीं पर भी, हम तो वहां पर सेटलमेंट कर लेंगे। तो ये बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कि हमने जीआईसी भी बचा ली और फी भी हाफ डिपॉजिट कराई है, तो हम तो पहुंच गए कनाडा। अब वहां पर जाके क्या हालत होगी ये आपने देखना है कि कॉलेज चेंज कराना है, कोर्स चेंज कराना है, आइल्स दोबारा करनी है, वो नहीं मुझे मालूम। बट बहुत दिक्कत की बात होती है 6 बैंड वाले ईच वाले जो नॉन एसडीएस फाइल लगाते हैं। अब इस फाइल में मुझे ज्यादा क्यों बोलना पड़ रहा है, अदरवाइज ये तो मैं 2-3 मिनट में भी बात कर सकता था। ज्यादा बोलने का मकसद यही है कि कंसल्टेंट्स हो सकता है कि आपसे फाइल नॉन एसडीएस में डलवा लें। यदि आपको मालूम है कि एसडीएस और नॉन एसडीएस में फर्क क्या है, फिर उनको बताइए कि सर मुझे वर्क परमिट मिल जाएगा वहां पर, मुझे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए मैं एलिजिबल हूं, क्या मुझे पीआर के चांसेस वहां पर मिल जाएंगे, ये आप लिखवाइए उनसे। यदि वो कहते नहीं जी नॉन एसडीएस में तो हमें ऐसा होता नहीं है, तो फिर आप उनको पूछिए कि सर मेरे 6 बैंड ईच है, तो आप मेरी फाइल को नॉन एसडीएस में क्यों डाल रहे हो? मैं 1 साल की फी डिपॉजिट देने को तैयार हूं, मैं जीएसटी देने को तैयार हूं, तो वाई? तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहती है कि आप एसडीएस में 1 साल की फीस, जीआईसी एंड 6 बैंड ईच लेके चलिए, तो आपके जो चांसेस हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं। देखो 100% तो बोलते नहीं हम, मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं। हमने वीजा आपका अप्लाई करना है, वीजा लगना ना लगना वो एम्बेसी पे डिपेंड करता है, राइट? सो कोशिश ये करिए कि आप 6 बैंड ईच लेके एसडीएस फाइल करिए। ओके नंदनी? यस सर जी प्लीज। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को एसडीएस और नॉन एसडीएस में फर्क पता लग गया हो। जी कि आपको मेन मोटिव यहाँ पे हमारा आने का यही है कि आपको अवेयरनेस हो सके, आप जौन सी फ्रॉड एक्टिविटीज है उन सबसे बचे रहें। जी बिल्कुल ठीक है। यस सर। तो सर नेक्स्ट केस स्टडी ये आज कि सर अगर स्टूडेंट ने बीएससी किया 2013 में और उसके बाद उन्होंने पीजीडीएम यस जी यस सर उन्होंने 2014 में किया हो, मैं रिपीट द फुल फॉर्म ऑफ पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। आप सभी को फुल फॉर्म भी साथ साथ में पता हो कि आपको सब कुछ अवेयर रहना चाहिए ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो सर उन्होंने नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इसमें ये है कि उन्होंने 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसके बाद उनको। यस सर। और उनको 70% मार्क्स है उनके इन ग्रेजुएशन में। ठीक है। तो सर मेन इस क्वेश्चन में ये है कि सर क्या वो पीआर लेके यहाँ से जा सकते हैं, तो उनके पास 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 70% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। राइट। सो नंदिनी देखिए मैंने पहले भी कहा था कि माई वीजा ओवरसीज पीआर के लिए डील नहीं करता, बट क्योंकि हमें कुछ फाइल्स ऐसी आती हैं, कुछ लोग ऐसे पूछते हैं, हम बिल्कुल ना करें तो वो कहते हैं कि माई वीजा ओवरसीज में एटीट्यूड बढ़े हैं जी, हम उनका फ़ोन काट भी सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि
वहाँ उधर उधर की साइड से मान लो मेरे कोई भाई हो, बहन हो या मेरे कोई रिलेटिव्स हो, तो क्या उनको मैं इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा? तो ये सोच के मेरे मन में आता है कि यदि इन्होंने पीआर की बात की है, वैसे तो मैं कह सकता हूँ कि हम पीआर में डील नहीं करते और हम करते भी नहीं है, बट क्योंकि नॉलेज है, क्योंकि हम बता सकते हैं, ताकि आपको भी अवेयरनेस रहे कि कितना पैसा लगता है, क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए मैं आपको ये 2-3 मिनट आगे बोलना चाहूँगा। तो जो मेरे फ्रेंड्स जो पीआर के बेसिस पे जाना चाहते हैं और उनको मालूम नहीं है कि वो पीआर उनके वो असेसमेंट के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, तो मैं अगले 2-3 मिनट में पीआर के बारे में बोलूँगा कि क्लैरिटी हो जाए। कई बार ये होता है कि +2 की होती है, मुझे फ़ोन आता है कि सर मैंने +2 की है, मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, सर पीआर का करवा दो। अब किसी ने डाल दिया दिमाग में कि आप ऐसे जा सकते हो। देखिए, कई ऐसे ऑप्शंस हैं कनाडा में जहां पर आप +2 के बाद भी जा सकते हो, बट वहां पर रेयर टू द रेयरेस्ट केस होते हैं, इतना इजी नहीं है वहां पर +2 के बेस पे जाना। LMI है जो लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट है, वो अरेंज करना पड़ता है, बहुत कॉस्टली होता है, वो हम डील नहीं करते। चलिए अब पीआर के बारे में बताता है कि पीआर का मतलब क्या होता है। 4 कंडीशन जो है वो पीआर में मोटी मोटी आपको समझ लेनी चाहिए। पहली कंडीशन, यदि आपकी एज 30 साल से कम है तो आपको 777-8 बैंड लेने हैं, 8 बैंड इन लिसनिंग। पहली बात तो ये होगी। yes, दूसरा, एज की बात भी मैंने बता दी। तीसरी बात यह है कि आपकी 16 ईयर की एजुकेशन हो। 16 ईयर की, 15 साल की जैसे मान लो यहाँ पर ग्रेजुएशन होती है, तो 1 साल का जैसे इन्होंने पीजीडी में किया हुआ, तो ये 16 ईयर की एजुकेशन होगी, राइट? तो वो हो, और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो। ये 4-5 साल का होता है तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, बट 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो। देखिए, एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबिलिटी किन किन बातों पे है? 6 बैंड ईच एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। एलिजिबिलिटी का बात का मतलब ये नहीं होता कि आप सीएस जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है वो आपका 470 या 480 पे पहुंच जाएगा। एलिजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप इस पूल में एंटर कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है या एक बोर्ड ने ये कहा कि आपके 35% मार्क्स हो तो हम आपको पास मान लेंगे। अब ये तो मतलब है नहीं है कि हमने 10th क्लास में 35% मार्क्स लिए तो हमारा फ्यूचर बन गया। तो एक फर्स्ट गेट है क्लियर होने का। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब भी मिल सकती है, आप पासिंग की कैटेगरी में आ गए। ऐसे ही पीआर एक्सप्रेस एंट्री में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 6 बैंड ईच। मैंने बताया 777-8, वो मैं कैलकुलेट करता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम के बेसिस पे कि आपका पूल में एंटर होने के लिए आपका 777-8 है, देन इट विल बी गुड। सेकंड, आपकी एज, ये नहीं कि आपकी एज 45, 50 होगी, 55 होगी तो यू विल बी एलिजिबल फॉर पीआर। तो वो डेमोक्रेटिक फैक्टर होता है, उससे मार्क्स आपके पॉइंट्स है वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया 6 बैंड ईच। दूसरा पॉइंट हो गया कि आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके 1 साल का मतलब 1 साल, तो 3 साल का हो तो आपकी जो रैंकिंग है वो बढ़ जाती है, राइट? अब ग्रेजुएशन चाहिए। अब ग्रेजुएशन यहाँ पर 15 ईयर की होती है इंडिया में, तो अब कनाडा में जाना तो वहाँ पर ग्रेजुएशन 16 ईयर की है, तो आपको यहाँ पर 16 ईयर की एजुकेशन। अब 16 का मतलब क्या है कि आपने एक तो कर ली ग्रेजुएशन, उसके बाद मान लो पीजीडी से कर लिया। जैसे इस जो प्रोफाइल है इसने पीजीडी में किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, तो उनकी 16 ईयर की एजुकेशन होगी। अब एक्सपीरियंस इनको 6 साल का है, राइट? तो एलिजिबल है, पर सबसे प्रॉब्लम आती है आइल्स की। अब इनकी एज 30 ईयर्स से कम है तो 777-8, उससे बढ़ गई तो 8888, मतलब 8 बैंड ईच। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग में 8 बैंड ईच लेने पड़ेंगे यदि आपकी एज 30+ हो जाती है। ये जब आप चेक करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम पे असेसमेंट करेंगे, क्योंकि ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, इसमें हम कोई पैसा नहीं लेते और ये बताते हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। बाकी आपने फाइल लगानी है, वो आप देखो, वो ICCRC मेंबरशिप के पास जाइए, मेंबर के पास जाइए, वहां पर फाइल लगाइए। बट किसी फ्रॉड पर्सन के पास मत जाइए जिनको मालूम ही नहीं है कि ये नॉक क्या होता है, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन क्या होता है, CRS क्या होता है, पूल क्या होता है, ITA जो इन्विटेशन अप्लाई होती है ये क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। ये सारी जो टेक्निकल चीजें हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो इस केस में इनकी 16 ईयर की एजुकेशन है, पहला राइट पॉइंट हो गया। दूसरा, एज इनकी 30 से कम है, सेकंड पॉइंट ठीक हो गया।
थर्ड इनका जो एक्सपीरियंस है वो 6 ईयर से ज़्यादा है, 6 ईयर के करीब है, वो भी हो गया। अब बात आ गई आइल्स की। यदि इनके 777-8 बैंड आ जाते हैं तो दिस फाइल प्रोफाइल इज एलिजिबल टू गेट PR। अब उसके बाद का प्रोसेस क्या है, आपको वेस्ट करानी पड़ती है, जैसे वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सर्विसेज है जिसे ECA भी कहते हैं, एजुकेशन जो हमने क्रेडेंशियल्स असेसमेंट करनी है। तो उसके बाद फिर आप अप्लाई करिए, पूल में जाइए, उसके बाद आपकी फाइल प्रॉपर नहीं पिक होती, फिर PNP जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम है उसमें जाइए। तो ये प्रोसेस 5-7 महीने 10 महीने का लग जाता है। अब 5-7 मिनट बोलने का मकसद यही है कि आपको एटलीस्ट PR के बारे में मालूम पड़े कि इतना ईजी नहीं है कि हर एक इंसान ये कहे कि मुझे PR लगवा दो। उसको ये जो फर्स्ट क्रेडेंशियल्स हैं, ये जो गेट्स हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे। तो होपिंग फॉर द बेस्ट कि आपको वेस्ट ECA कराने के बाद, आइल्स लेने के बाद आप एक्सप्रेस एंट्री पूल में जाइए, उसके बाद आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डलता है, उसके बाद फिर आपने IT आएगा। तो वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। वो जो आपके ICCSE मेंबर्स हैं, जो वहाँ पर ऑथराइज हैं, वही आपकी जो फाइल प्रोफाइल को असेस कर सकते हैं। तो ये मकसद था मेरा बोलने का। थैंक यू सर, मेरे पास टाइम भी बहुत कम रह गया है। तो यस, क्योंकि ये प्रोफाइल थोड़ी सी PR के लिए थी, हम करते नहीं, पर हम बताना बहुत जरूरी था, इसलिए इस पे 5-7 मिनट लगे। सर, अवेयरनेस होनी चाहिए हर एक चीज। दैट्स राइट। तो सर नेक्स्ट केस स्टडी ये है कि हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। ये सभी बस 2-3 मिनट लगाएंगे बस इसको। यस, स्टूडेंट ने 2010 में +2 पास आउट है जी, और उनके 50% मार्क्स आए हैं अपने +2 में। ओके। तो सर आप कौन सी कंट्री सजेस्ट करेंगे? अब देखिए 2010 में +2 किया तो 10-11 साल हो गए जी +2 किए को। जो 2020 को चलो मैं नहीं मानता, अब 2010 में +2 किया तो मुझे नहीं लगता कि सिंगापुर के अलावा कोई भी कंट्री में ये जो फाइल है वो एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि आइल्स किया नहीं है, क्योंकि अब साइप्रस में भी आइल्स 5 बैंड आपको चाहिए, एंड इटली को हम डील करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में भी 10 साल का गैप नहीं लेते, क्योंकि एज अब इनकी 26-27 के करीब होगी, क्योंकि 17 के करीब +2 होती है, 17-18 के करीब 10-11 साल हो गया। तो इस प्रोफाइल की जो एज है वो 27-28 के बीच में होगी। तो यूरोपियन कंट्रीज में भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो सिंगापुर के लिए ये जो स्टूडेंट है ये अप्लाई कर सकते हैं। 5200 सिंगापुर डॉलर से लेकर 7200 सिंगापुर डॉलर तक इसकी फ़ी वेरी करती है, और वीज़ा लगने के बाद अपनी फ़ी डिपॉजिट करानी होती है। जो कंसल्टेंट ये कहता है कि हमने तो वीज़ा लगने के बाद फीस लेंगे और आपसे 30-40-50 हज़ार रुपये लाकर फालतू ले लेंगे, तो न्यूजीलैंड में वीज़ा लगे फ़ी जमा कराओ, सिंगापुर में वीज़ा लगे फ़ी जमा कराओ, USA में वीज़ा लगे फ़ी जमा करा दो। तो ऐसी कंट्रीज हैं, और जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी आपको वीज़ा लगने के बाद की ऑप्शंस देते हैं फ़ी डिपॉजिट की। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं होती कि 1-2 लाख रुपए किसी कंसल्टेंट को देने की जरूरत नहीं है, प्लीज। तो सर इस केस स्टडी के हिसाब से हमें सिंगापुर जाना पड़ेगा। यस, सिंगापुर के लिए एलिजिबल है। यस जी। तो सर मैं नेक्स्ट केस स्टडी डिस्कस करें। हाँ सर, 1-2 मिनट लगेगी, टाइमिंग्स बहुत 1-2 मिनट रह गए हमारे पास, तो वाइड अप भी करना हमने। स्टूडेंट ने 2015 में BTech की है। अच्छा। तो वो वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं और उनके पास 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। देखिए, अब ये PR की फाइल थी तो मैंने PR के बारे में बता दिया, जबकि हम PR की फाइलिंग तो नहीं लेते। यस सर। अब बात आ गई अगेन वर्क परमिट की। वर्क परमिट हम वर्क परमिट नहीं करते, बट अगेन अवेयरनेस होनी जरूरी है। अब 2015 में BTech की है, वर्क परमिट जाना चाहते हैं, 6 ईयर का इनका एक्सपीरियंस है। तो देखिए, अब 2 तरीके हैं इसमें। पहला तरीका तो ये है कि जो 17 कंट्रीज हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जिनके पास लाइसेंस है, emigrate.gov.in पे जाइए, क्रोम ब्राउजर पे जाइए, emigrate.gov.in लिखिए। उस पे आपको जितने भी इंडिया में मैन पावर के रिलेटेड कंसल्टेंट्स हैं वो लिस्ट आ जाएगी। पंजाब में भी तकरीबन मान लीजिए कि 50 के करीब कंसल्टेंट हैं जो आज के अपडेटेड है, और लुधियाना में जहां से हम ऑपरेट कर रहे हैं वहां पर भी आपको 5 कंसल्टेंट मिल जाएंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से एफिलिएटेड है, रेकग्नाइज्ड है। तो उनके पास जाइए। पहली बात तो वो ऑथराइज है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, वो आपको वर्क परमिट के लिए बेटर गाइड करेंगे। सेकंड, यदि आप कहते हैं कि मुझे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए वर्क परमिट चाहिए, तो कनाडा के लिए आपको ICCSE मेंबरशिप जो जिनके पास है उनके पास जाना पड़ेगा, वो आपको बेटर गाइड करेंगे। या आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो जो मारा एजेंसी, जैसे मैं लाइव होता रहता हूँ, जिनके पास ICCSE मेंबरशिप है, उनके साथ भी मैं लास्ट वीक लाइव हुआ हूँ। यूट्यूब बाई वीजा ओवरसीज पे आपको उनके लाइव जो इंटरव्यूज हैं वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हम मारा एजेंसी से भी इंटरेक्ट हुए हैं लास्ट वीक, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो दो बातें मैंने कंबाइन की हैं। पहली, गल्फ कंट्री में जाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर emigrate.gov.in पे आप कॉन्टैक्ट करिए। दूसरा, यदि आप कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, वहां पर वर्क परमिट लेना चाहते हैं, तो ICCI मेंबर या मारा एजेंसी है जिनके पास है, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके अपना वर्क परमिट का जो ड्रीम है वो आप ले सकते हैं। माई वीज़ा ना तो PR करता है और ना ही वर्क परमिट करता है। वाइंड अप करने का टाइम आ गया जी, 5:31 हो चुके हैं जी, 1 मिनट हमने ऊपर ले लिया आपका। और 4 जून इवनिंग 5 o'clock मैं और नंदिनी फिर दोबारा आपके सामने इस अदालत में पेश होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। सो नाइस ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। Thank you so much viewers for watching this live session. Hope you like this live session. And मैं उम्मीद करती हूँ आप नेक्स्ट वीक फिर हमारे साथ जुड़ेंगे काफी सारी और इंटरेस्टिंग केस स्टडीज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।